राजीव गांधी थे तो क्या कहा था? राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं और गांव में लाभार्थी को, बेनिफिशियरी को 15 पैसा पहुंचता। हुड्डा जी, ये मेरा कहना नहीं, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी कहना। तो 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपया पहुंचता था। 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया लाभार्थी क्या पहुंच रहा है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। और जिस IMF का आप हवाला दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी, आप भी इस बात को कोट करते थे। राजीव गांधी की बात आप भी अखिलेश यादव जी कोट करते थे कि वो कहते खुद ही कि हम पैसा भेजते और पैसा पहुंचता नहीं। तो ये IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस भारत की इकोनॉमी की आलोचना किया है या उसके ग्रोथ के बारे में। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि IMF ने जो इसकी रिपोर्ट में C ग्रेडिंग है, वो शायद C ग्रेडिंग जो किसी विकास दर या किसी डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता। ये बेस ईयर जो इनकी 2011 और 12 इनकी सरकार में जो बेस ईयर था उसमें वो ग्रेडिंग थी। आज IMF ने, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि आज भारत इन्फ्लेशन के मामले में, गवर्नमेंट के फाइनेंस के मामले में, एक्सटर्नल सेक्टर के मामले में भारत को B ग्रेड मिला है, जो चाइना के बराबर और ब्राजील के बराबर है, जिसको दुनिया की बात करें। मैं चुनौती देके कह रहा हूँ। तो आज भारत को B ग्रेड मिला और चीन, जिसको सबसे ज़्यादा उदाहरण देते हैं इनके नेता, उनके एम्बेसडर के साथ बैठेंगे, चीन की तारीफ करेंगे जब ऑपरेशन सिंदूर भी होगा। आज भी ये भी तारीफ कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान एक हो गया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज जो भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया में, इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी की बात करते हैं। आज इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं है। हुड्डा जी, जाइए मत। जिस समय आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 2 वर्ड था कि इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो गई। पॉलिसी पैरालिसिस हो गई और उस नीति की पंगुता थी। जो लोग FDI ला रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस अब डिस्कस नहीं हो रहा। अब FDI का इन्वेस्टमेंट वापस नहीं जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इकोनॉमिक स्लो डाउन कांग्रेस UPA की सरकार में जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस के नाते FDI वापस जा रहा था, आज इकोनॉमिक एक्सीलरेशन की तरफ है। और इसीलिए इंडिया का विकास दर 8.2% ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर की, जो दुनिया की सबसे तेज है और सबसे नंबर 1 पे। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इंडिया की बात कर रहे हैं GDP की, तो आज मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2% है। जिस USA की बात करते हैं, अभी आपने कहा USA की इकोनॉमी है, वहाँ डिओ पॉलिसी, मोनोपॉलिसी के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार। धर्मेंद्र जी सुनिए, डिओ पॉलिसी, मोनोपॉलिसी, मैं उनकी बात करूँ, मोनोपॉलिसी के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार। आज उस इंडिया के मुकाबले जहां इंडिया की 8.2% है, उस USA की जो आज GDP है केवल 3.8% है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। चाइना की 5.2%, रसिया 1.1%। आज दुनिया के जो 4 बड़े देश हैं, USA, चाइना, रसिया, अगर रसिया 1.1 है, चाइना 5.2 है, USA 3.8 है, तो भारत का GDP 8.2% है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता हूँ। और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो 8% है। और मैं कह रहा हूँ कि आज ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये इसलिए कि इसका कारण है कि आज हमने इसमें कठोर वित्तीय अनुशासन किया है और समावेशी विकास को किया है। जो मोदी जी की पार्ट 3 गवर्नमेंट है, वो एक निर्णायक और परिणामकारी के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि ये IMF ने नहीं कहा, हुड्डा जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस IMF ने ही, जिसका नाम का उल्लेख लेके कह रहे हैं, उसी ने भारत की ग्रोथ की तारीफ किया है। और IMF खुद कह रहा है कि भारत
फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% की रेट से बढ़ेगा और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टेबल माइक्रो इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत होगी, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। और ये इसका मजबूत जो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ये कहना कि भारत का डेटा गलत है, एक तरफ आप आईएमएफ का उल्लेख करेंगे, उसके नाम से आप कहेंगे कि आईएमएफ आलोचना कर रहा है, ये आईएमएफ की ही तारीफ है। मैं कहता हूं कि वास्तविक ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, वास्तविक ग्रोथ को आप कम से कम आईएमएफ की रिपोर्ट पूरी पढ़ लेते तब आप बोलते। आज आईएमएफ की हवाला देकर के जो आप एक गलत तस्वीर देश के सामने खींचना चाहते हैं वो टिक नहीं सकती, क्योंकि भारत ने Q1 में भी 7.8% की ग्रोथ रेट पाई है Q1, और Q2 में 8.2% की ग्रोथ है। और अभी आए थे, पुतिन ने तारीफ किया, रशिया के राष्ट्रपति ने तारीफ किया, और जो आज जो कह रहे थे कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड हो जाएगी, ऐसे पश्चिमी देश के आज राष्ट्रपति भी फिर से भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। इससे साबित हो गया कि पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ता रखना चाहती है और उसके साथ ट्रेड रहना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 माही का जो रिपोर्ट है ये इस पे सवाल है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, क्या खुद नहीं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे तो क्या कहा था? राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं और गांव में लाभार्थी को, बेनिफिशियरी को 15 पैसा पहुंचता। हुड्डा जी, ये मेरा कहना नहीं, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी कहना। तो 100 रुपया भेजते थे 15 रुपया पहुंचता था, 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया लाभार्थी क्या पहुंच रहा है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। और जिस आईएमएफ का आप हवाला दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी आप भी इस बात को कोट करते थे, राजीव गांधी की बात आप भी अखिलेश यादव जी कोट करते थे कि वो कहते हैं खुद ही कि हम पैसा भेजते हैं और पैसा पहुंचता नहीं। तो ये मिडिल मैन का, उस मिडिल मैन को, बिचौलियों को आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम दुनिया में पहली बार भारत में लागू करके लेखपाल सब बिचौलियों को हटा करके सीधा पैसा सरकार से चलेगा, सीधा खाते में जाएगा, चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे पुरुष के, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, या जो भी स्कीम्स हो। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं है करुणानिधि जी, वो आईएमएफ की रिपोर्ट है। अरे मामूली बात है, 11 वर्षों में देश आजाद हुआ 1947 में, जिस आप कह रहे हैं बीपीएल गरीबी रेखा में डाल दिया। अरे आज पूरा विश्व चकित है। मोदी जी जहां दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जाएं, G20 में जाएं, चाहे सार्क में जाएं, चाहे दावोस के सम्मेलन में जाएं, चाहे ब्रिक में जाएं, किसी सम्मेलन में जाते हैं तो दुनिया पूछती है कि भाई पिछले 10 वर्षों में आपने भारत में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा कैसे निकाला है। तो आज वो बीपीएल से एपीएल में पहुंचे। आनंद जी कुछ अपना ज्ञान वर्धन करिए, आनंद जी कुछ समझिए कि ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करिए। आखिर क्या सप्लीमेंट्री डिमांड से ग्रांट पहली बार आया? ये डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट कोई पहली बार आया? धर्मेंद्र जी 15वीं लोकसभा में थे जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी, तब भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आता था, तब भी डिमांड फॉर ग्रांट्स आता था। अंतर क्या है? उस समय जब आता था डिमांड फॉर ग्रांट तो वो जो एक्चुअल बजट में नहीं होता था और उसको फोर्स ही नहीं करते थे। ये एक परंपरा है, फाइनेंशियल प्रक्रिया है कि उसको सप्लीमेंट्री में सरकार लाती है, लेकिन उस समय एक बे के रूप में ही लाते थे कि हमको ये खर्चा चाहिए, हमको ये खर्चा चाहिए, हमको ये खर्चा चाहिए। आज जो हमने 1.3 लाख करोड़ जो हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ला रहे हैं, उसमें 31% ही केवल नकद व्यय ले रहे हैं। 69% हमारी जो वित्तीय अनुशासन है, वो जो सेविंग्स होगी डिपार्टमेंट की, उस सेविंग से हम सप्लीमेंट्री ला रहे हैं। ये पहली बार इतिहास बनाने का काम कर। तो आप सोचिए कि 69%, आप पूरी बात सुन लीजिए, तब आप कोई प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर दे दूंगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, इसके पीछे क्यों है? बात किसान की कह दी। मैं कहता हूं किसान की बात आप करते हैं, हमने किसान के लिए अगर सप्लीमेंट्री लिया है, अगर मांगा तो किस लिए मांगा? एक्सपेंडिचर के लिए नहीं मांगा उजला साहब, हम उसको निवेश समझते हैं।
आप समझते होंगे किसानों पे पैसा अगर खर्च करना है तो वो सरकार का खर्चा है, लेकिन मोदी की सरकार समझती है कि किसान पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो निवेश है, भारत का निवेश है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो उर्वरक की बात अभी हुड्डा साहब कह रहे थे, 25-26 के मूल बजट में सब्सिडी के लिए, केवल किसानों की सब्सिडी के लिए 1,67,887 करोड़ का प्रावधान किया था, ये किसानों की सब्सिडी के लिए। और आज उसको एलाइड सेक्टर्स मिलाकर के 1,71,000 था। और हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में फर्टिलाइजर के लिए 31,066.19 करोड़ लिया। तो ये फर्टिलाइजर के लिए, किसान के अगर फर्टिलाइजर को सब्सिडी देना है तो उस फर्टिलाइजर की सब्सिडी में अगर हम दे रहे हैं तो उसका नतीजा भी है कि ये जो हम दे रहे हैं आज उसी का नतीजा है कि 2015-16 में जब आपकी सरकार थी तो उस समय 251.54 मीट्रिक टन खाद्यान्न हुआ था, और आज 224 और 85 में 2,51,000 से या 3,57,3 लाख मिलियन टन आज पैदावार बढ़ी है, जो दुनिया के अपने ऐतिहासिक। तो आज आप देख रहे हैं पिछले साल की तुलना में 8% हमारा खाद्यान्न बढ़ गया। तो ये जिस तरह से आज ये देन इसलिए है कि हम किसानों को खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं। आज देन इसलिए है कि किसान जो गांव में रहता है, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, आप भी गांव से आती हैं सभापति महोदया, उन किसानों के पास सिंचाई का पैसा नहीं रहता, उनके पेस्टिसाइड खरीदने का पैसा नहीं रहता, उनके पास कीटनाशक दवाओं के नहीं रहता। पहली बार दुनिया में कोई सरकार आई है जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान के नाम पे 6,000 रुपया किसानों को भर्ती देने का काम किया है, लागत देने का काम किया। इसलिए आज खेती पे लागत कम हो रही है, आज खेती के लागत कम हो रहा और उत्पादन ज़्यादा हो रहा। तो मुझे लगता है कि आज जिस फर्टिलाइजर की अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप हो सकता है इसकी आलोचना करें, लेकिन हमें संतोष है कि ये जो पैसा हम सब्सिडी पे दे रहे हैं ये किसानों को इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए निवेश है, और उनकी क्षमता से देश की खाद्य सुरक्षा हो। वो अपने आप में एक ऐसी मजबूती का प्रतीक है कि जो कृषि मंत्रालय ने भी नवीन आंकड़ा जाहिर किया है 24-25 का, उसमें 357.73 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हो, 357.73 मिलियन टन, और जबकि इनके जमाने में 251.54 मिलियन टन हुआ। दलहन दिलहन का इसी में सदन में हम लोग रोज कहते थे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज तिलहन के उत्पादन में भी 23-24 में 3.9.76 मिलियन टन की बढ़कर के 24-25 में खुद पिछले साल की तुलना में जहां 39.67 मिलियन टन तिलहन पैदा हुआ था, वहीं 24-25 में वो 39 से 43 मिलियन टन की पैदावार हुई है। ये अपने आप में किसान इस देश का है जो, और ये सरकार जो वृद्धि हो रही है, ये कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑयल सीड मिशन है उसकी सफलता का प्रतीक है। दालों में अगर आत्मनिर्भरता होती है तो ये कितनी बड़ी उस दिशा में प्रतीक है। एमएसपी पे कितना, जब ये डॉक्टर स्वामीनाथन की बात करते, अरे स्वामीनाथन को आप ही ने बनाया था, डॉक्टर स्वामीनाथन को, कि कृषि की आय को कैसे आमदनी को दुगना किया जाए। वो 2005 में आपने जिस तरह से वैज्ञानिक देश के सबसे बड़े आपने कृषि आय के लिए उनको कहा, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। कांग्रेस यूपीए की सरकार में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। धन्यवाद मैं देश के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि देश का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला और उन्होंने उस डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को देश में लागू करने का काम किया है, जिससे आज देश के किसानों को फायदा हो। उन्होंने तय किया कि हम देश के किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनका उत्पादन मूल्य होगा उससे 1.5 गुना। आज 1.5 गुना कौन कहे, उनके उत्पादन मूल्य से 2 गुना मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की देन। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, ये कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, ये कोई दस्तावेज नहीं है, ये किसानों को एम्पावर्ड करने का, सशक्तिकरण करने का ये बिल है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसको सर्वसम्मत से पारित करिए। इसका बिल का ये उद्देश्य है कि किसानों के उत्पादन में लागत में कमी आए, किसानों के उत्पादन के आय बढ़ाना हमारा काम है।
और सरकार के तरफ से फर्टिलाइजर को सुनिश्चित कराना। तो हम इसके लिए अगर संकल्प हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात पे बधाई देनी चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं कि किसान आखिर आज इस खाद की सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से उसने काम किया है, आज वो इस देश का जो एक सेंट्रल पूल होता है, सभापति महोदया मैं कह रहा हूं भारत का एक सेंट्रल पूल आज 2025 की जुलाई का है, उस सेंट्रल पूल में 3.77.83 लाख मिलियन टन चावल है, 3.58 लाख मिलियन टन गेहूं है। इतना बड़ा सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल का भंडार कभी नहीं रहा है जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में है, और ये निर्धारित जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा। और यही भंडार काम आ रहा है। यही इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये किस तरह से प्रधानमंत्री 81 करोड़ लोगों को कोविड के जमाने से 5 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार के व्यक्तियों को दे रहे हैं। ये आज तक इनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आई, क्योंकि भारत सरकार ने एक तरह से अपार अपना भंडार रखा है गेहूं और चावल का। इसलिए लगातार लोग कहते थे कोविड में हुआ, चुनाव के लिए हुआ है, फिर जिस दिन होगा ये हमारे प्रधानमंत्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खत्म हो जाएगा, ये किसानों को खाद्यान्न मिलना। आज 6 साल हो गए, 19 से आज 25 हो रहा, और आज भी गांव में किसी जात बिरादरी गरीब या जो भी सब सारे लोग हैं सबको 5 किलो प्रति व्यक्ति उनके परिवार को मिल रहा है। ये इस पे कोई है आप सोच रहे हैं? और अगले 5 सालों के लिए भी इस पे 11.80 लाख 11.8 लाख करोड़ सरकार व्यय करेगी। मैं तो समझता हूं कि हुड्डा जी को इस पे बधाई देना चाहिए था, क्योंकि वो खुद हरियाणा से किसान परिवार से आते हैं। और ये आज सबसे बड़ी हम विश्व की फूड सिक्योरिटी, दुनिया में इतनी बड़ी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं जो गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन में स्थिरता और गरिमा लाती है। पशुपालन की बात मैं करना चाहता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री के सप्लीमेंट्री ग्रांट पे ही रह रहा हूँ सभापति महोदय, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। आज पशुपालन और ग्रामीण अवस्था में जो भारत का वास्तविक अधिकार है, या तो सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या एनिमल हस्बेंड्री है, या फिशरीज है जिसको ब्लू रिवोल्यूशन 0 आवर में उठा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज पशुपालन हो, डेयरी हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, उसको मजबूत करने के लिए इस सप्लीमेंट्री में, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम ले रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ब्रीड इंप्रूवमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, और भारत के दूध उत्पादन के लिए हम ले रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के लिए 361 करोड़, हम ले रहे हैं ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए, दूध उत्पादन के लिए 146.30 करोड़। और आज 2014-15 में जो दूध का उत्पादन हो गया है वो 146.36 मिलियन टन हो गया। आज मैं बधाई दूंगा कि 2023-24 में से बढ़ा है, और वो बढ़कर के 239.30 मिलियन टन हो चुका है। एक 63.5% की दूध की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक हो गया है। इसके